अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, योर फिरदौस सर बैक विद द क्लासेस ऑन द इकोलॉजी। मेरे बच्चों, मैंने कल भी आपको ये मैसेज दिया था। रमजान के आखिरी 10 दिनों में मैंने लेक्चर ज्यादा अपलोड नहीं किए, इबादत का महीना था। मैंने सोचा कि आप अपना टाइम डिवोट करिए बेटे इबादत के लिए, और आई होप कि आप लोगों ने अच्छी सी ईद मनाई होगी। amid this lockdown you might have celebrated your Eid inside your homes. I hope you all would be happy and prosperous and following our lectures and lessons separate. तो आज मेरे बच्चों हम बात करेंगे इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में एक और टॉपिक, दैट इज थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और स्टार्ट कीजिए। थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। My dear students, as you know that our biodiversity is under immense threats. We are losing species very rapidly. तो इसलिए मेरे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में that what are the main threats that are posed to the biodiversity. मेरे बच्चों, there are 4 threats that our biodiversity is currently facing. 4 मेन थ्रेट्स है बेटे जो भी करंटली बायोडाइवर्सिटी हमारी फेस कर रही है। उसमें नंबर 1 जो थ्रेट है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कॉपी कीजिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या बोला मैंने आपको? 4 threats currently biodiversity is facing. Number 1 is habitat loss and fragmentation. Number 2 is beta over exploitation. Number 3 my dear students is, number 3 पर आ जाता है मेरे बच्चों, alien invasion. और last but not the least, that is co-extinctions. Co-extinctions. So these are 4 threats, my dear students, biodiversity is currently facing. समझ आ रहा है आपको? ओके, अब आप बोलेंगे सर इन 4 थ्रेट्स में सबसे बड़ी थ्रेट कौन सी है? दैट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट what you call a loss and fragmentation. This is the, या लिखिए बेटा, this is the major threat among the 4. This is the major threat, लिखकर रखना, among the 4. 4 में से मेरे बच्चों जो मेजर थ्रेट है, ये सारे थ्रेट्स है to the biodiversity. These are the threats by which we are losing our biodiversity at a very large rate. तो इसमें से जो मेजर थ्रेट है 4 में से, वो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, जिसकी हम अभी बात करेंगे मेरे बच्चों। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है अभी। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल, नोट कर लेना ये पॉइंट, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। जो टीआरएफ की बात करेंगे हम बेटे, टीआरएफ आप समझ रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इनमें मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस हमें मिलती है बेटे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की अगर हम बात करेंगे बेटे, अर्लियर दे वर what we called as occupying 14% of the total land area. Earlier they were occupying 14% of the land area. पहले इनका जो लैंड एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर था बेटा, वो था 14%. But currently it has been reduced only, what we called as currently only what we called as 6%. तो आप देख रहे हैं कि कितना हम लॉस कर रहे हैं बेटे हैबिटेट। अब बोलेंगे सर क्यों हम हैबिटेट्स लॉस कर रहे हैं बेटे? ड्यू टू डेवलपमेंटल इश्यूज, रोड्स बन रहे हैं बेटे, कंस्ट्रक्शंस हो रही है बेटे,
बाकी चीजें हो रही है, तो उन सब वजहों की, उन सब रीजंस की वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है बेटे. द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ द हैबिटेट लॉस इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स व्हिच वर अर्लियर कवरिंग 14% of the total land area. Now they have been reduced to only 6%. अभी आपका एक और सवाल हो सकता है मेरे बच्चों की, सर क्यों मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का जो लॉस हो रहा है उसके लिए क्या मेन रीजंस है? एक मैं आपको बता दूंगा, वो ये है ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट्स दे आर बीइंग क्लियर, वो क्लियर किए जा रहे बेटे फॉर द व्हाट इज कॉल्ड एज कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन. सोयाबीन कल्टीवेट करने के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, वहां जो ट्रीज वगैरह है, वहां जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, उसको क्लियर किया जा रहा है फॉर ग्रोइंग सोयाबीन. सोयाबीन तो आपको पता है फॉर फीड पर्पसेस या फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कंजप्शन उसको यूज किया जाता है. नंबर सेकेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ग्रेजिंग के लिए जो है फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं. ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये जो हैबिटेट लॉस हो रहा है बेटे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हैपनिंग. तो देयर आर टू मेन रीजंस for habitat loss and fragmentation in tropical rain forests. Tropical rain forests जो है मेरे बच्चों, दो वजहों से, एक सोयाबीन कल्टीवेशन, या आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है सोयाबीन कल्टीवेशन, एंड अनदर इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरग्रेजिंग की वजह से. ओवरग्रेजिंग की वजह से हम हैबिटेट लॉस कर रहे हैं. अब एक और मामला है, आप बोलेंगे सर क्या? ये आपने कॉपी किया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स वी आर लूजिंग ड्यू टू सोयाबीन कल्टीवेशन एंड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग. एक और इश्यू है बेटे इसके साथ, वो ये है, अगर आपके पास कोई बड़ा कोर एरिया है, बड़ा कोर एरिया है बेटे, अब क्या हो रहा है बेटे, इसके फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं इस कोर एरिया के. कोई बड़ा सा एरिया था, बड़ा सा हैबिटेट था कोई, अब क्या हो गया, इसका जो है ये, अब इसका ब्रेकडाउन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब एजेस बन गई बेटे. देखो एजेस बन गई. अभी आपको मैं जब दिखा रहा था, पहले तो ये ऐसे था बेटा, इट वॉज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एरिया. अब फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या हो गया, ये फ्रेगमेंट हो गया बेटा, ये बड़ा जो हैबिटेट था, अब इसके एजेस बन गया. आप देखो ये एज ही बन गया. उसकी वजह से जो कुछ मैमल्स होते हैं एंड बर्ड्स विच रिक्वायर लार्जर टेरिटरीज, जिनको लार्जर टेरिटरीज की जरूरत होती है बेटे, उनका बेटा क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो एक्सटिंक्ट हो सकते बेटे, वो खत्म हो सकते बेटे. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन. ये पॉइंट लिखो मेरे बच्चों, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन कोर एरिया इज कन्वर्टेड इनटू, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, यहां पर लिखूंगा मैं, कोर एरिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एजेस. एजेस में ये कन्वर्ट हो रहा है बेटे. और जो ये एजेस है, एजेस में जो लार्ज मैमल्स है या जो बर्ड्स है बेटे, वो दे कैन नॉट सर्वाइव, उनको बड़ी टेरिटरीज चाहिए बेटे, वो इनमें सर्वाइव नहीं करती है, उनको बेटे वो लॉस हो जाती है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें आपको दो चीजें मैं बता दूंगा. इसमें कभी आपको ये सवाल आएगा, अर्लियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एरिया कितना था, 14%. अर्लियर जो एरिया था दैट इज 14%, और जो करंट एरिया है मेरे बच्चों, करंट एरिया अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओनली 6%. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना बेटे. नाउ सेकंड रीजन इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन. ये तो हो गया था पहला. अब सेकंड बेटा कौन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन. मेरे बच्चों, it is normal that we would exploit the resources, क्योंकि लाएंगे कहां से, हमने नेचर से ही रिसोर्सेज को लाना है. we have to exploit what is called as the biodiversity for our benefits. लेकिन मेरे बच्चों, when need turns to the greed, अब हमने क्या किया, हमने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया. एक तो होता है एक्सप्लॉइट करना, नॉर्मल चीज था रिसोर्सेज को, क्योंकि we have medicinal plants, we have what is called as fiber yielding plants, we have many plants, उनको हमने एक्सप्लॉइट करना ही करना है बेटे. लेकिन हमने क्या किया बेटे, हमने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया. और एक्सप्लॉइट करने की वजह से मेरे बच्चों क्या हो गया, और एक्सप्लॉइट करने की वजह से कुछ स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया बेटे, जिसमें तो ऑलरेडी मैं वो आपको बता चुका हूं, लेकिन दो एग्जांपल्स में यहां पर और कोट करूंगा. सिटिलर्स सी काउ,
मैंने आपको बोला है रशिया से ये एक्सटिंक्ट हो गई। या वी हैव पैसेंजर्स पिजन फ्रॉम अमेरिका, पैसेंजर्स पिजन फ्रॉम व्हाट कॉल्ड एज अमेरिका, ये भी बेटे ये दो स्पीशीज है जो और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से बेटे एक्सटिंक्ट हो गई। या वी आर नाउअडेज वी आर ओवर हार्वेस्टिंग फिशेज, आजकल हम क्या कर रहे हैं बेटे, वी आर ओवर हार्वेस्टिंग द फिशेज एंड दैट्स पोजिंग ए थ्रेट व्हाट यू कॉल्ड एज टू देयर एक्जिस्टेंस। तो यह आपने याद रखना है, ये एक और रीजन है बेटे, दैट्स कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब थर्ड, जिसमें बेटे मैं आपको बता दूंगा नीट में सवाल बड़ा एक्सपेक्टेड है, यहां पर इसे लिखूंगा बेटे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो क्या पढ़ रहे हैं हम बेटे आज, वी आर स्टडीइंग थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। तो कितने मेजर थ्रेट्स हमने बोले, चार हमने बोले बेटा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने बोला बेटे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो वो भी हमने आपको बोला, वो हमने डिस्कस किए दोनों। अब एलियन इन्वेजन बेटे, देखो मेरे बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा बेटे। जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं स्पीशीज की, नेचुरल हैबिटेट्स में जो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट स्पीशीज या ग्रोथ ऑफ एनिमल स्पीशीज होती है बेटी, दैट इज कंट्रोल्ड नेचुरली बाय इट्स प्रीडेटर्स। दोबारा से आप पॉइंट बेटे सुन लो बेटे, इन नेचुरल हैबिटेट्स, जो नेचुरल हैबिटेट्स होता है बेटे, इन नेचुरल हैबिटेट्स population growth is maintained naturally. In natural habitats, population growth is regulated by predators. जो कोई भी प्लांट स्पीशीज है बेटे अपने हैबिटेट में है ना, ये ओवर ग्रो नहीं कर सकती अपने हैबिटेट में, क्योंकि अपने हैबिटेट में इसको अपना प्रीडेटर होगा। जो ही ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, जो ही ये ज्यादा ग्रो करने लगेगा बेटा, इसका प्रीडेटर आएगा बेटे, वो इस पर प्रीडेशन करेगा और प्रीडेशन की वजह से इसका जो पॉपुलेशन साइज है वो रेगुलेट हो जाएगा बेटे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए मेरे बच्चों एक चीज, कोई स्पीशीज है ये एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस होगी किसी दूसरे हैबिटेट में। जब ये दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस होगी, वहां तो इसको कहेंगे एक्सोटिक स्पीशीज, वहां तो ये एलियन स्पीशीज बन गई बेटे। अब सुनो मेरी बात, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो मेरे बच्चों। कोई स्पीशीज है, देयर इज सम स्पीशीज व्हिच डेलिबरेटली और अनइंटेंशनली गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू सम अदर हैबिटेट, वो किसी दूसरे हैबिटेट में इंट्रोड्यूस होगी। अब जो ही बेटे वो वहां पर इंट्रोड्यूस हो गई, अब उसका तो वो तो वहां एक्सोटिक बन गई, वो तो वहां एलियन स्पीशीज बन गई। उसमें जो जब वो स्पीशीज एलियन स्पीशीज जो होती है बेटे, एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज जो है बेटा, जहां पर ये इंट्रोड्यूस होगी, वहां तो इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा बेटा। जब उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा, ये ओवर ग्रो करेगा बेटा, और ओवर ग्रो करने से बेटे इतना ग्रो करेगा, इट वुड एलिमिनेट और इट वुड डैमेज, इट वुड लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द नेटिव स्पीशीज। This is one of the biggest threats to the biodiversity, that's alien invasion. Alien species या exotic species जो होती है बेटे, अगर ये भी एक थ्रेट है to the what you call as native species बेटे। अब आप बोलेंगे सर, is there any example why alien invasion, why alien species have damaged the local flora and fauna? Yes, clearly there are examples बेटा। Number one example I would be discussing, जो पहला example मैं डिस्कस करूंगा मेरे बच्चों आपके साथ, all of you know, आप सबको पता है बेटा, Eichhornia crespis, Eichhornia crespis, ये आपको पता है बेटे, मैंने आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसका जिक्र किया है। इकॉर्निया क्रेस्पीज, जिसको हम वाटर हायासिंथ बोलते हैं, वाटर हायासिंथ, ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीव्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया इसको बेटे, यूरोप से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इकॉर्निया क्रेस्पीज, वाटर हायासिंथ को। इसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल थे, इसके लीव्स ब्यूटीफुल है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बंगाल वाटर बॉडीज, और इट लेड टू द, जब ये बंगाल की वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ब्यूटिफाइंग देम,
इट लेड टू द क्लॉगिंग ऑफ द वाटर बॉडीज, इससे क्लॉगिंग ऑफ द वाटर बॉडीज होगी, वहां इसने इतना ओवरग्रो किया बेटा, इसने क्लॉगिंग हो गई वाटर बॉडीज की, वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, और जो वहां नेटिव स्पीशीज है उनको डैमेज हो गया, नेटिव स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट बेटे। तो दिस इज वन एग्जांपल वेयर एलियन व्हाट यू कॉल्ड एज इन्वेजन इज लीडिंग टू द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इकॉर्निया क्रेस्पिस, वाटर हायसिंथ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया की ये नेटिव स्पीशीज नहीं है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडिया फ्रॉम यूरोप। It was, मैंने already discuss किया है, it was introduced into the what you called as water bodies of Bengal for beautifying them. Due to its overgrowth, it led to the what you called as huge biomass in the water bodies. उसकी वजह से clogging हो गई water bodies की, और जो यहाँ native diversity थी वो damage हो गई मेरे बच्चों। That is what you called as Eichhornia crespis के बारे में। अब एक और एग्जाम्पल बेटे मैं आपके साथ यहां डिस्कस करना चाहूंगा, लेंटाना कमारा। लेंटाना कमारा ये एक और एलियन प्लांट स्पीशीज है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका। तो इसने भी यहां पर बहुत डैमेज किया बेटे। लेंटाना कमारा, इसको एक्सीडेंटली इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया, इंट्रोड्यूस हो गई है इंडिया में, कहां से? फ्रॉम अमेरिका। तो इसने भी नेटिव प्लांट स्पीशीज को बड़ा डैमेज किया इधर बेटे। दिस इज सेकेंड एग्जांपल व्हिच हैज बीन कोटेड बाय योर टेक्स्ट बुक फॉर एलियन इन्वेजन, दैट्स लेंटाना कमारा। कॉपी किया? ओके। नंबर थर्ड इज बेटे ओके, नंबर थर्ड इज पार्थेनियम hysteriophores। पार्थेनियम hysteriophores, आपको ये भी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी कोट किया है बैक इन द रिप्रोडक्शन बेटी। पार्थेनियम hysteriophores इज एन एलर्जिक, इसका जो पोलन होता है वो हाईली एलर्जिक होता है, बोला है ना बेटे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट यू कॉल्ड एज विद द कंटामिनेटेड वीट के साथ ये हिंदुस्तान आ गया बेटे। इंपोर्ट किया गया, मैक्सिको से वीट किया इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके सीड्स आए थे पार्थेनियम hysteriophores बेटा। इट इज ऑल्सो एन एलियन इन्वेसिव स्पीशीज जिसने यहां पर बेटे लोकल फ्लोरा को बड़ा डैमेज किया, पार्थेनियम hysteriophores। समझ रहे आप? तो अभी तक कितने एग्जांपल्स मैंने कोट किए, मुझे बताओ, मेरे साथ रिपीट कर लो बेटे। पहला मैंने कौन सा बोला? आप तो याद ही नहीं रखते। इकोर्निया क्रेस्पिस। सेकंड मैंने कौन सा बोला बेटा? लेंटाना कमारा। तीसरा मैंने कौन सा बोला? पार्थेनियम hysteriophores। ओके, अब बहुत ही अहम एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा आपके टेक्स्ट बुक से बेटे। आई होप आपने कॉपी किया होगा। एक अहम एग्जांपल, नाइल पर्च। तो इसको ख्याल रखना हो मेरे बच्चों, नाइल पर्च। आप बोलेंगे सर ये कौन सा जानवर है? इट्स ए प्रीडेटरी फिश। फिश है ये बेटा, मगर ये प्रीडेटरी है, प्रीडेटरी फिश। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया। इसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। किसको? नाइल पर्च। है क्या बेटा ये? प्रीडेटरी फिश। वेरी गुड। इंट्रोड्यूस कहां किया गया? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया। और वहां क्या हो गया? ईस्ट अफ्रीका में है ये लेक विक्टोरिया बेटे। इसकी वजह से क्या हो गया? वहां पर इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज of fishes है, those are called as cichlid fishes, greater than 200 cichlid fishes got extinct। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाइल पर्च, predatory fish, introduced into Lake, Victoria, East Africa,
ओके, इसका इंट्रोडक्शन जो है, इट लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेटर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिशेस। आप बोलेंगे सर ये चिचलिड फिशेस क्या होती है? दीज आर स्मॉल हर्बिवोरस फिशेस या इंसेक्ट्स भी ये खाती है बेटे। दिस ए यूनिक इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ स्पीशीज। तो इनका एक्सटिंक्शन हो गया। Introduced into Lake Victoria, East Africa, and it led to the extinction of more than 200 cichlid fishes. What you call it? 200 species of cichlid fishes got extinct बेटा। तो ये आपने याद रखना है। ये एक और एग्जाम्पल है किसका बेटा? एलियन इन्वेजन का। ओके, इसी तरीके से बेटे एक और एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, दैट इज, इसका साइंटिफिक नेम है क्लैरिस गैरिपाइन्स। इसको क्लैरिस गैरिफाइन्स, अफ्रीकन कैटफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है क्लैरिस गैरिफाइन्स, इसको मेरे बच्चों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अभी इंडिया में फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस। फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस, एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको पता है एक्वाकल्चर, एक्वेरियम्स वगैरह जब बनाने के लिए, तो इट इज ऑल्सो पोजिंग थ्रेट टू द व्हाट कॉल्ड एज लोकल फिशेस। पोजिंग threat to the local fishes, posing threat to the local fishes। इसमें बेटा आपको जरूर एक ना एक एग्जांपल नीट में पूछी जाएगी। तो दिस वाज थर्ड वन, दैट्स एलियन इन्वेजन। नंबर फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन। ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं बेटे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते तो आप जरा बताइए मुझे कहां पर पढ़ाया हमने? एग्जैक्टली पॉलिनेशन में पढ़ाया है बेटे। को एक्सटिंक्शन क्या होता है बेटे? आपको पता है, if the two species show obligatory mutualism, if two species show obligatory mutualism, अगर दो स्पीशीज जो है वो obligatory mutualism दिखा रही है बेटे, यानी कि कंप्लीटली दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, obligatory mutualism दिखा रही है बेटे, तो अगर उनमें से एक एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा बेटा। इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है बेटे। यानी कि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी जो इस पर डिपेंडेंट है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी बेटे। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है प्लांट पॉलिनेटर एसोसिएशन। प्लांट पॉलिनेटर एसोसिएशन। जरा मुझे बताइए मेरे बच्चों, एक एग्जांपल इसमें यूका एंड यूका मॉथ। समझ रहे आप? That's good. Amorphophallus and its pollinator. Number one. Number second. अगर होस्ट फिश है, कोई भी होस्ट फिश है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई, होस्ट फिश जो इस पर डिपेंडेंट है पैरासाइट्स, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डिपेंडेंट पैरासाइट्स भी जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी बेटे। ये चार थ्रेट्स है बेटे जो बायोडाइवर्सिटी भी करंटली फेस कर रही है बेटे। तो बिफोर वाइंडिंग अप टू दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर बेटे, मैं आपको बता दूंगा बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग 4 मेजर थ्रेट्स: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। इन चार में से मुझे बता मेरे बच्चों कौन सा बड़ा थ्रेट? वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लूजिंग एट ए वेरी रैपिड रेट। Earlier they were what you call it occupying 14% land area, now only 6%. वो क्यों क्लियर हो रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन, फॉर व्हाट यू कॉल एज ओवरग्रेजिंग। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये तो मैंने डिस्कस किया, सिंपल सा मसला था। इसमें मेरे बच्चों अगर आप मुझे पूछेंगे सर किस टॉपिक में इनमें नीट में एक्सपेक्टेड ज्यादा है, वो है बेटे एलियन इन्वेजन। एलियन इन्वेजन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, इकॉर्निया क्रेस्पीज जिसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, लेंटाना कमारा की एग्जांपल दी, पार्थिनियम हिस्टीरियोफोर्स की एग्जांपल दी, the pollen
membrane of the parenchyma is highly allergic. Back to the what you called as pollen allergy जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसी तरीके से मैंने पढ़ाया आपको इसमें बेटे what you called as, एक और चीज मैंने इसको पढ़ाया predatory fish that Nile perch, उसने डैमेज किया बायोडाइवर्सिटी. इसी तरीके से अफ्रीकन कैटफिश उसने डैमेज किया बेटे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज को एक्सटिंक्शन. ये जो चार फैक्टर्स है, चार थ्रेट्स है बेटे, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज इविल. इविल तो समझ रहे हैं, गलत. कॉर्टेट, कॉर्टेट होता है चार. दीज फोर थ्रेट्स. इसके बाद भी है थ्रेट्स जो बायोडाइवर्सिटी फेस कर रही है बेटे, लेकिन इन चार को हम बोलते हैं सॉर्बिक्यूट. इनके लिए हम यूज करते हैं evil quartet. They are called as evil quartet. What is called as, because they are posing great threat to the biodiversity. I hope you have enjoyed the lecture. That's all for today. Rest to discuss tomorrow. Thank you. Have a nice day.